हेलो एवरीवन। आज बायोलॉजी में जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी प्रजनन तंत्र से रिलेटेड। रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझने के लिए हमें एक मेल और फीमेल के जो रिप्रोडक्शन पार्ट होते हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। इनको अगर हमने प्रॉपर समझ लिया तो ये पूरा सिस्टम हमारा क्लियर हो जाएगा। तो आइए इस टॉपिक को समझते हैं। रटना नहीं है, समझ के हर चीज़ को करना है, तो एग्ज़ाम में कभी भी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे आपके गलत नहीं होंगे। इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए दोनों डायग्राम और एक ही इक्वेशन है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर रिप्रोडक्शन सिस्टम की बात करते हैं तो मेल और फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव जो पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अगर मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की बात करें तो टेस्टिस एंड टेस्टिस सैक, ये दोनों टेस्टिस है और टेस्टिस सैक इसके अंदर होता है जहां से स्पर्म बनते हैं, शुक्राणु जहां पे बनते हैं। वास डेफरेंस, वो नली जो स्पर्म को लेके जाती है उसे कहा जाता है वास डेफरेंस। ये जो नली आप देख रहे हो, वास वेसिकल्स, जहां पे छोड़ती है स्पर्म को ले जाके, वास वेसिकल। एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस आपके टेस्टिस में वो जगह होती है जहां पे स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, जहां पे शुक्राणुओं का प्रोडक्शन होता है। तो सबसे मेन पार्ट है, आपका कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि शरीर के किस हिस्से में शुक्राणुओं का जन्म होता है। तो टेस्टिस के एपिडिडाइमिस में शुक्राणुओं का जन्म होता है। और पेनिस, जिसके थ्रू स्पर्म इंसर्ट किए जाते हैं फीमेल्स में, तो पेनिस। तो ये मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। अगर फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की अगर बात करें तो ओवरीज, वन पेयर ओवरीज होता है, यानी दो जोड़े होते हैं ओवरीज, जहां पे अंडाणु बनते हैं फीमेल में। फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब जहां पे अंडाणु और शुक्राणुओं का निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, उस जगह को कहा जाता है फैलोपियन ट्यूब। और ये बहुत बार रेलवे में, एसएससी में, एचएसएससी में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि फर्टिलाइजेशन किस जगह पे होता है। तो फैलोपियन ट्यूब वो जगह होती है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। यूट्रस, जिसे कहते हैं गर्भाशय, गर्भ, और वेजाइना। तो ये पार्ट होते हैं एक फीमेल के अलग अलग रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की अगर बात करते हैं। तो इसको थोड़ा सा डीपली हम स्टडी करते हैं तो इससे रिलेटेड और क्या एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, या आप कभी इस कंसेप्ट को भूल नहीं पाओ। तो एक एक के अगर हम बात करते हैं, देखिए टेस्टिस की अगर बात करते हैं एक मेल के सिस्टम में, तो वन पेयर होता है और इनमें स्पर्म बनते हैं। स्पर्म का बनना कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। और ओवम का बनना कहलाता है oogenesis। ओवरीज होते हैं, इसमें ओवम यानी अंडाणु बनते हैं। तो स्पर्म का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवम का बनना ओवरीज में oogenesis। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, कई बार ये पूछे जा चुके हैं। तो स्पर्म बनते हैं टेस्टिस के एपिडिडाइमिस में, और यहाँ से वेस डेफरेंस के थ्रू इस ग्रंथि का नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि में ये लेके आए जाते हैं वास डेफरेंस के द्वारा। ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है जहाँ से हमारा यूरिन इकट्ठा होता है। और यहाँ पे एक डक्ट होती है, एक नली होती है, इसे कहा जाता है इजैकुलेटरी डक्ट।
इजैकुलेटरी डक्ट क्या करती है कि जो ये सीमन यहाँ से आता है, स्पर्म आते हैं यहाँ से, और नीचे एक दो ये बिंदु टाइप में दिख रहे होंगे ये रचनाएं आपको, इनको कहा जाता है बल्ब डक्ट, यानी बल्ब की तरह की रचनाएं होती हैं, या पूरा नाम अगर मेडिकल टर्म्स में बात करें तो बल्बो यूरेथ्रल डक्ट्स इनको कहा जाता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स कहा जाता है, या काउपर ग्लैंड इनका नाम है। तो आप याद रखिएगा ये जो दिख रही है तो काउपर्स ग्लैंड होती हैं। इनका मेन काम क्या होता है कि जो स्पर्म आते हैं, सीमन यहाँ से रिलीज होता है कि सीमन फ्रिक्शन पैदा ना करे पेनिस में, और एक लुब्रिकेटिंग का काम करता है, एक स्मूथ रास्ता ये प्रोवाइड करवाते हैं सीमन को निकलने के लिए। ये हमारा पेनिस है, और पेनिस का जो लास्ट वाला पार्ट होता है उसे कहा जाता है यूरेथ्रा। तो ये क्वेश्चन एसएससी भी इसको 2013 में पूछ चुकी है, दिल्ली पुलिस 2018 में ये क्वेश्चन आया था कि जो हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम है, लास्ट वाला पार्ट होता है जिससे यूरिन बाहर निकलता है, उस लास्ट वाले पार्ट का क्या नाम होता है। तो यूरेथ्रा जो हमारा होता है एक्सक्रेटरी सिस्टम का भी लास्ट पार्ट होता है, उसे यूरेथ्रा कहा जाता है। तो यहाँ से इसके थ्रू ही हमारा यूरिन भी, हमारा सीमन भी इसी के थ्रू बाहर निकलता है। जैसे काउपर ग्लैंड होती है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होती है, या प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में आपने याद रखनी है कि जो सीमन से स्मेल आती है, जो स्मेल देने का काम प्रोस्टेट ग्लैंड, जो ये प्रोस्टेट फ्लूइड एक रिलीज करती है, एक लिक्विड निकालती है, तो इसी के कारण सीमन में से जो स्मेल आती है। अब बात करते हैं स्पर्म की बात करते हैं। तो स्पर्म के बारे में आपने क्या चीजें याद रखनी है कि सबसे छोटी कोशिका होती है हमारे शरीर की, सबसे छोटी कोशिका है, सबसे छोटी कोशिका यानी सबसे छोटी सेल होती है। इसका साइज होता है 5 माइक्रोन। 5 माइक्रोन, ये माइक्रोन का साइन है। माइक्रोन का मीनिंग होता है कि 1 लाख का 1 लाखवां भाग किसी भी चीज का, यानी 1 मीटर को अगर 10 लाख टुकड़े कर दे तो उसे कहा जाता है माइक्रोन। तो इतना छोटा, सबसे छोटी सेल होती है, और सिर्फ 1 चम्मच स्पून में 25 से 30 लाख शुक्राणु हो सकते हैं, सिर्फ 1 चम्मच स्पून में ही। तो सबसे छोटी कोशिका होती है। इसकी लाइफ अगर बात करें तो जब तक ये बॉडी में है स्पर्म, लगभग 30 दिन तक होती है लाइफ। बट जैसे ही हम इंटरकोर्स करते हैं, एक मेल और फीमेल सेक्स करते हैं, तो जब ये फीमेल के शरीर में चला जाता है तो 72 आवर्स तक ये मैक्सिमम जीवित रह सकता है, 72 आवर्स तक। जबकि यहाँ अगर ये बनता है तो यहाँ पे ये 30 दिन तक रहता है एक मेल की बॉडी में। जब बाहर आ जाता है या फीमेल की बॉडी में चला जाता है तो मैक्सिमम लाइफ कितनी होती है, 72 आवर्स। ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। स्पर्म को जो मोबिलिटी होती है, इसको मोबिलाइज करने के लिए स्पर्म जब निकलता है तो अंडाणु को, यानी निषेचन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए निकलता है, तो क्या चीज जरूरी होती है। देखिए इसमें ग्लूकोज की एक टाइप होती है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज और कैल्शियम, ये 2 चीजें हैं जो इसके मोबिलाइजेशन के लिए बहुत जरूरी तत्व होते हैं। तो डायरेक्टली इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। तो स्पर्म से रिलेटेड ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो भी आपने बोर्ड पे समझा है अभी, तो अच्छे से इनको याद करना है और नोट डाउन करना है। तो ये तो थी हमारा एक मेल सिस्टम से रिलेटेड अगर बात करते हैं। आइए अब स्टडी करते हैं एक फीमेल सिस्टम की। फीमेल सिस्टम की बात करते हैं तो फीमेल के ये जो 2 पार्ट हैं, ये 2 ओवरी होती हैं, जिन्हें हिंदी में अंडाणु कहा जाता है। अंडाणुओं में ही जो अंडाशय कहा जाता है हिंदी में से अंडाशय। तो अंडाशय में ओवम बनते हैं। तो जैसे स्पर्म का बनना कहलाता था स्पर्मेटोजेनेसिस, तो ओवम का बनना कहलाता है ओजेनेसिस। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ओवरी का साइज कितना होता है। जो फीमेल की ओवरी होती है 4 सेंटीमीटर इनकी लेंथ और 2.5 सेंटीमीटर इनकी ब्रेथ होती है। ये पॉइंट आपने याद रखना है। जब यहाँ से शुक्राणु निकलेंगे और यहाँ से अंडाणु बन के निकलेंगे तो फीमेल ओवरी में एक जगह होती है, इस जगह को कहा जाता है एम्प्यूला isthmus, एम्प्यूला isthmus जंक्शन।
एम्प्यूला इस्थमस जंक्शन, ये वाला पार्ट कहलाता है एम्प्यूला, ये वाला पार्ट कहलाता है इस्थमस जंक्शन, मतलब कॉमन पॉइंट, मिलने वाला पॉइंट। तो फैलोपियन ट्यूब के इस जगह पे फर्टिलाइजेशन होता है, एक शुक्राणु और एक अंडाणु का जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन ये चीज होती है, तो ये होती है एम्प्यूला इस्थमस जंक्शन पे। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तक एग्जामिनर ने पूछा है कि किस जगह पे फर्टिलाइजेशन होता है, तो फैलोपियन ट्यूब में। तो फैलोपियन ट्यूब तो ये है, इतनी लंबी है। लेकिन अब अगर थोड़ा सा भी मुश्किल बनाना चाहिए इस क्वेश्चन को, तो वो पूछ सकता है कि किस जगह पे फर्टिलाइजेशन होता है, एग्जैक्ट जगह का नाम पूछ सकता है। तो एम्प्यूला इस्थमस जंक्शन पे फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जायगोट बन जाता है, उसे भ्रूण नहीं कहेंगे हम, उसे एक नाम दिया जाता है जायगोट का। तो जायगोट में लगातार विभाजन होते रहते हैं लगातार, और 3-4 दिन में ही उसमें 16 विभाजन हो जाते हैं। 7वें दिन लगभग 32-33 विभाजन हो जाते हैं, और 7वें दिन गर्भ में स्थापित हो जाता है। तो जायगोट जो बनेगा गर्भ में कब आता है, यूट्रस में कब आता है, तो वो 7वें दिन के बाद आता है। ये यूट्रस है आपका, यानी गर्भाशय है। यहीं पे जब एक बच्चे का पालन पोषण होता है। जायगोट में जब भ्रूण चला जाएगा तो इस चीज को कहा जाता है इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन क्या था कि स्पर्म और ओवम का, यानी शुक्राणु और अंडाणु का मिलना, फर्टिलाइजेशन होना, वो होता है फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला इस्थमस जंक्शन पे। फिर 7वें हफ्ते तक, 7वें दिन तक वो कहाँ चला जाता है, गर्भ में स्थापित हो जाता है। इस चीज को कहा जाता है इम्प्लांटेशन। इन दोनों कंसेप्ट से रिलेटेड पिछले अगर एग्जाम की बात करें, 4-5 एग्जाम की, चाहे किसी भी बोर्ड ने लिया हो, तो इन दोनों कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। तो इम्प्लांटेशन के बाद क्या क्या चेंज होते हैं, फिर उसमें जब गर्भ में आ जाता है, तो यहां से एग्जामिनर क्या क्वेश्चन उठाता है, जैसे यूट्रस को कहा जाता है गर्भाशय। तो गर्भाशय की 3 परतें होती हैं, गर्भाशय की 3 परतें हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। गर्भाशय की 3 परतें होती हैं। एंडो का मतलब एंड में, यानी सबसे आंतरिक परत को कहा जाता है एंडोमेट्रियम। फिर जो बीच में होती है उसे कहा जाता है मायोमेट्रियम, और पेरीमेट्रियम जो बाहरी परत होती है उसे कहा जाता है पेरीमेट्रियम। तो ये 3 परतें गर्भाशय की आपने याद रखनी है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अब पूछ सकता है कि गर्भाशय में क्या चीज जो बच्चे का पोषण करती है, तो आपने याद रखना प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के द्वारा मेन पोषण होता है बच्चे का, प्लेसेंटा के द्वारा मेन पोषण होता है। वैसे तो 3 चीजें होती हैं, जो ये गर्भाशय है इसमें उंगलियों जैसी संरचनाएं भी आपको मिलेंगी, तो उन्हें कहा जाता है विली, और इसका जो बाहरी भाग होता है उसे कहा जाता है कोरियन। कोरियन तो कोरियन, विली और प्लेसेंटा तीनों मिलकर गर्भाशय का पोषण करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पोषण कौन करता है, प्लेसेंटा करता है। तो शिशु का पोषण करता है प्लेसेंटा के द्वारा। अब जब शिशु विकसित हो जाता है, तो ये भाग जो होता है यूट्रस सर्विक्स, जो बाहरी भाग होता है यूट्रस का, गर्भाशय का, तो इसे कहा जाता है यूट्रस सर्विस। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है जो प्रेगनेंसी को निर्धारित करता है। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन एक्टिव हो जाता है और ये भाग ओपन होना स्टार्ट हो जाता है, ये भाग ओपन होना स्टार्ट हो जाता है, यूट्रस सर्विक्स चौड़ा होने लगता है। और इसमें देखिए फीमेल में 3 मेन हार्मोन पढ़े थे हमने जब हार्मोन का टॉपिक किया था। तो एस्ट्रोजन हार्मोन लेडीज का सबसे मेन हार्मोन होता है, जिसकी वजह से ब्रेस्ट डेवलपमेंट और जो फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं किसी भी लेडीज में, तो एस्ट्रोजन मेन था। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो गर्भ को निर्धारित करता है, तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन एक्टिव हो जाता है तो ये भाग चौड़ा होने लगता है और यहाँ से फिर बच्चे को जन्म लेने में भी आसानी होती है। तो यूट्रस सर्विक्स से बच्चा बाहर आता है और ये है आपकी वेजाइना। वेजाइना के आपने 3 भाग आपने याद रखने हैं। वेजाइना में 3 भाग होते हैं, लैबिया मेजोरा जो सबसे आउटर पार्ट होता है, लैबिया मेजोरा, लैबिया माइनोरा जिसे इनर लिप्स कहा जाता है, और क्लिटोरिस। ये 3 मेन पार्ट्स होते हैं वेजाइना के, क्लिटोरिस, लैबिया माइनोरा, लैबिया मेजोरा। तो वेजाइना
कि ये आउटर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में और जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है फीमेल का, हमने इन दोनों के बारे में पढ़ा था। अब इस इक्वेशन के थ्रू इस सारी चीज़ को हम याद करने की कोशिश कर सकते हैं। मैं इसको रब कर देता हूँ और फिर इस इक्वेशन के थ्रू इन सब चीज़ों को हम याद करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि डायग्राम के थ्रू जो मेन पार्ट्स होते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, एक मेल और फीमेल के, अब इस इक्वेशन के थ्रू इस पूरे सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, स्पर्म यानी शुक्राणुओं का बनना, शुक्राणु बनते हैं टेस्टिस में, तो शुक्राणुओं का बनना कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। और अंडाणु का बनना कहलाता है oogenesis। oogenesis और spermatogenesis ये क्या करते हैं, जब मिल जाते हैं, इस चीज को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है, फैलोपियन ट्यूब में। अब क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि कितने शुक्राणु कितने अंडाणुओं को निषेचित करते हैं या फर्टिलाइज करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो आपने याद रखना है, लाखों शुक्राणु एक बार चलते हैं एक अंडाणु को निषेचित करने के लिए, फर्टिलाइजेशन करने के लिए। लेकिन जो अंडाणु होता है उसे कहा जाता है सेकेंडरी oocyte। जो अंडाणु पूरी तरह से निषेचन के लिए तैयार हो जाता है उसे कहा जाता है सेकेंडरी oocyte। तो सेकेंडरी oocyte को सिर्फ एक स्पर्म ही फर्टिलाइज कर पाता है, सिर्फ एक स्पर्म ही फर्टिलाइज कर पाता है, और इस चीज को फर्टिलाइजेशन हम कहते हैं। तो सेकेंडरी जो oocyte होता है, इसका भाग, इसका जो आउटर कवर होता है उसे कहा जाता है ज़ोना पेलोसिडा। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन भी आता होगा कि भाई सिर्फ जब लाखों चलते हैं तो सिर्फ एक स्पर्म ही क्यों निषेचित कर पाता है? तो आउटर कवर होता है ज़ोना पेलोसिडा, अगर और जो बाकी स्पर्म आते हैं ये उनको रोक लेता है, तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग स्पर्म होता है वही इसे निषेचित कर पाता है। तो ज़ोना पेलोसिडा क्या है? सेकेंडरी oocyte का, अंडाणु का आउटर कवर है, प्रोटेक्शन लेयर है एक, इस वे में आप इसको समझ सकते हैं। तो सेकेंडरी oocyte से रिलेटेड और ज़ोना पेलोसिडा से रिलेटेड आपने याद रखनी है ये चीजें। तो फर्टिलाइजेशन किसको कहा जाता है? जब अंडाणु और शुक्राणु निषेचित करते हैं। फैलोपियन ट्यूब की किस जगह पे होता है? एम्प्यूला, इस्थमस जंक्शन, एम्प्यूला इस्थमस पे होता है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब ये दोनों फर्टिलाइज करके क्या चीज बनाते हैं? ये निर्माण करते हैं जाइगोट का, जाइगोट का निर्माण करते हैं, ये पॉइंट आपने याद रखना है। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। किसका निर्माण करते हैं? जाइगोट का निर्माण करते हैं। अब 3 से 4 दिन के अंदर 16 विभाजन हो जाते हैं एक जाइगोट में। 3 से 4 दिन के अंदर 16 विभाजन हो जाता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरीके से डिवाइड होता रहता है। और 16 दिन का जो जाइगोट हो जाता है उसे कहा जाता है मोरेला। मोरेला ये नीट की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं उनके पर्पज से है, वनडे एग्जाम में इतना डीपली नहीं पूछेगा, फिर भी अगर थोड़ा सा मुश्किल बनाना चाहे तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। और 7वें दिन जो ये जाइगोट है कहाँ चला जाता है? जाइगोट गर्भ में चला जाता है, गर्भ यानी यूट्रस में चला जाता है। और जाइगोट का यूट्रस में स्थापित होना क्या कहलाता है? वो कहलाता है इम्प्लांटेशन। 7वें दिन जाइगोट का गर्भ में स्थापित होना, यहाँ पे आना, तो ये चीज क्या कहलाती है? ये कहलाती है इम्प्लांटेशन। और जब ये जाइगोट 10 हफ्ते का हो जाता है तब इसे नाम दिया जाता है। 10 वीक का जब जाइगोट होता है तो ये क्या होता है? एक छोटे बच्चे का आकार लेता है जिसे हम कहते हैं भ्रूण। तो
तो इसलिए कहते हैं कि 2 महीने तक एबॉर्शन करवाते हैं तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं आती, क्योंकि भ्रूण का आकार नहीं लेता है एक बच्चा। लेकिन अगर 2 महीने के बाद एंटी अबॉर्शन जो टैबलेट भी आती हैं, वो भी डॉक्टर कहता है कि भाई इमरजेंसी के केस में, वैसे तो इलीगल होता है रखना, लेकिन इमरजेंसी के केस में सिर्फ 2 महीने तक के बच्चे का एबॉर्शन उन पिल्स के थ्रू हो सकता है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं आती। फिर भी एक अच्छे डॉक्टर की सलाह के बिना ऐसी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। तो 10 वीक का जो जाइगोट होता है उसे कहा जाता है भ्रूण। तो ये आपका एक बच्चे से रिलेटेड जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, बेसिक टर्मिनोलॉजी जो बनती है, तो इस चीज़ को याद रखना है। अब और क्या क्वेश्चन बच्चे से रिलेटेड पूछे जाते हैं वो आपने याद रखना है। देखिए, बच्चे में हार्ट बीट कब बनना स्टार्ट होती है, हार्ट बीट कब बनती है, धड़कन कब बनती है, हार्ट बीट यानी धड़कन कब बनती है एक बच्चे की, तो लगभग 5वें हफ्ते में, 5वें हफ्ते में धड़कन बनती है। 5वें हफ्ते का मतलब 1 महीना, 5वें हफ्ते में धड़कन बनती है। दूसरे महीने में क्या होता है, दूसरे महीने में बच्चे के 3 मेन सिस्टम काम करते हैं। हमारी बॉडी 9 तरह के मेन सिस्टम से बनती है। उसका श्वसन तंत्र यानी सांस लेने का सिस्टम वो बनना शुरू हो जाता है। उसका नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र बनना शुरू हो जाता है, ब्रेन डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। और उसका पाचन तंत्र, ये डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और पाचन तंत्र, ये आपका दूसरे महीने तक बन जाते हैं। तीसरे महीने में क्या होता है, तीसरे महीने में जो बच्चे का स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम बच्चे का बनना शुरू हो जाता है, यानी उसकी हड्डियां, जो कंकाल तंत्र है वो बनना शुरू हो जाता है। चौथे महीने में क्या होता है, उसके सिर और हाथ पैरों पर रोए आना स्टार्ट हो जाते हैं। सिर जो बनता है, हाथ पैर पर पूरी तरह बाल तो नहीं आते, लेकिन छोटे छोटे रोए जो होते हैं वो आना स्टार्ट हो जाते हैं। 5वें महीने में क्या होता है, ब्लड यानी जो बॉडी में खून होता है, आहार नाल, बच्चे की आहार नाल और बोन मैरो, बोन मैरो मतलब जो खून बनने के लिए जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती हैं, हड्डियों का एक खोखला भाग होता है, उसमें लिक्विड होता है, वहीं से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बनती हैं। तो ये तीनों चीज़ें 5वें महीने में बनती हैं। छठे महीने में क्या होता है कि एक कोऑर्डिनेशन बनना शुरू होता है, जितने भी जो अंग होते हैं इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनना, सामंजस्य स्थापित होता है। 7वें महीने में बच्चे के सभी अंग काम करने लग जाते हैं। छठे महीने में होता है कोऑर्डिनेशन। सातवें महीने में सभी अंग सुचारू रूप से काम करने लग जाते हैं, सभी अंग प्रॉपर काम करने लग जाते हैं, प्रॉपर फंक्शनिंग करने लग जाते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि भाई बच्चा अगर 7वें महीने में जन्म ले ले तो उसके जीने के अच्छे चांसेस होते हैं। हाँ, थोड़ा कमज़ोर जरूर होता है वो, बट ऐसा नहीं होता कि जन्म लेने पे डेथ हो जाएगी उस बच्चे की बहुत कम चांसेस होते हैं। 8वें महीने में बच्चे की बॉडी पे फैट जमना शुरू होता है। 8वें महीने में जो फैट होता है बच्चे की बॉडी पे वो आना स्टार्ट होता है। और 9वें महीने के बाद बच्चा बर्थ के लिए तैयार होता है, जन्म लेने के लिए तैयार होता है। और लगभग 3 kg के लगभग जो बच्चा होगा, एक आइडियल वेट माना जाता है कि 3 किलो के अराउंड जो बच्चा होगा उसका आइडियल वेट होता है। जो 7वें महीने में होगा उसका लगभग 1.5 से 2 किलो के लगभग वेट मिलेगा, जो 7वें महीने में। क्यों? क्योंकि फैट नहीं होगी उसकी बॉडी पे, बहुत कम फैट होगी। तो ये सब आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि किस महीने में कौन सा अंग आपका बच्चे का डेवलप होता है। अब कुछ और टर्म्स हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड, वो भी आपको याद होने चाहिए। जैसे कई बार पुरुषों की नसबंदी कर देते हैं, महिलाओं की नसबंदी कर देते हैं, तो उस टर्म को क्या कहा जाएगा? देखिए, वैस डिफरेंस वो नस है जो यहाँ से सीमन को लेके जाती है। तो पुरुष नसबंदी में क्या करते हैं, इस नस को ब्लॉक कर देते हैं, तो जो स्पर्म होंगे नहीं तो वो जाएंगे नहीं। तो इसलिए इसी के नाम पे पुरुष नसबंदी को कहा जाता है वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी। महिला नसबंदी को कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी।
ट्यूबेक्टोमी, जो ये फैलोपियन ट्यूब होती है इसमें गांठ लगा देते हैं, तो यहाँ पे ही अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन तो हो जाएगा, लेकिन जब अगर यहाँ पे एक गांठ लग जाएगी तो वो जो सेकेंडरी ओसाइट होता है वो गर्भ तक नहीं जा पाएगा। तो इसलिए इस टर्म को कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी। क्यों? क्योंकि फैलोपियन ट्यूब जो ये होती है ये है फैलोपियन ट्यूब, तो फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर देते हैं, इसे कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी। अब क्या होता है कि कई बार जैसे फीमेल्स होती हैं तो 12, 14 या 15 साल की उम्र में जो पीरियड्स होते हैं वो स्टार्ट होते हैं। तो पीरियड का फर्स्ट टाइम आना क्या कहलाता है? कई बार एग्जामिनर ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो मिनार्क यानी पीरियड का फर्स्ट टाइम आना क्या कहलाता है? मिनार्क कहलाता है। और 40 से 50 साल की उम्र में फीमेल्स में जो पीरियड्स होते हैं वो रुक जाते हैं, तो उस चीज को कहा जाता है मीनोपॉज। मीनोपॉज। तो मिनार्क है पीरियड का फर्स्ट टाइम आना और मेनोपॉज है पीरियड का रुक जाना लगभग 50 साल की एज के बाद। तो ये दोनों टर्म्स भी एग्जाम में पूछ ली जाती हैं कि इनको हम क्या नाम दें। अब पूछ लेता है एग्जाम के स्पर्म का जो सबसे बाहरी भाग होता है उसे क्या कहेंगे? तो एक्रोसोम जो होता है, एक्रोसोम वो स्पर्म का सबसे बाहरी भाग होता है। तो साथियों ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी थी जो एग्जामिनर कई बार पूछ लेता है। अब कुछ और टर्म्स की बात करते हैं। तो देखिए एक टर्म्स होती है प्यूबरिटी। प्यूबरिटी, प्यूबरिटी का मीनिंग होता है यौवनारंभ। यौवनारंभ, जब एक मेल की बॉडी में एक जवान मर्द जैसे लक्षण दिखने स्टार्ट हो जाते हैं 12-13 साल के बाद, और एक फीमेल की बॉडी में एक बच्ची में जब एक जवान औरत के लक्षण दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, तो इस कंडीशन को कहा जाता है प्यूबरिटी यानी यौवनारंभ होना। ये 10-12 साल के बाद लड़कियों में और 12-13 साल के बाद लड़कों में स्टार्ट होता है। बट अगर इस एज से पहले ही कुछ ऐसे लक्षण दिखना स्टार्ट हो जाते हैं तो उस टर्म्स को कहा जाता है प्रीकोशियस। प्रीकोशियस प्यूबरिटी। तो प्रीकोशियस प्यूबरिटी क्या है कि 9-10 साल से पहले अगर मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं फीमेल के, और एक मेल की दाढ़ी मूछे 12 साल से पहले आना स्टार्ट हो जाती हैं, तो इस कंडीशन को कहा जाता है प्रीकोशियस प्यूबरिटी। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब दूसरी बात करते हैं स्पर्म के बारे में, शुक्राणु के बारे में बात कर रहे थे। तो शुक्राणु कहाँ पे बनते हैं? टेस्टिस में बनते हैं। और टेस्टिस में कौन सी जगह होती हैं? जो एपिडिडाइमस में बनते हैं। तो टेस्टिस में जो शुक्राणु बनते हैं, शुक्राणु को बनने के लिए जो नॉर्मल टेम्परेचर तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है हमारा, या डिग्री सेल्सियस में बात करते हैं तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। बट शुक्राणु को बनने के लिए लगभग 2.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर कम चाहिए। यही रीजन होता है कि जो टेस्टिस हमारे बॉडी से बाहर होते हैं, तो यानी जो कितने डिग्री पे बनते हैं? 34.5 डिग्री सेल्सियस से लेके 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बीच में शुक्राणु बनते हैं। तो इसलिए बॉडी टेम्परेचर कम चाहिए जब शुक्राणु अगर प्रोडक्शन होनी है तो ये पॉइंट भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। अब अगर बात करते हैं तो हमने ये टॉपिक जब डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर पढ़ी थी तब भी डिस्कस किया था कि देखिए भाई 22 जोड़े जो क्रोमोसोम्स के होते हैं वो सेम होते हैं। 22 जोड़े जो होते हैं क्रोमोसोम्स के गुणसूत्रों के वो होते हैं सेम, मेल में भी और फीमेल में भी, यानी 44 गुणसूत्र बिल्कुल सेम होते हैं और उनको कहा जाता है ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स। और एक जोड़ा दोनों में अलग होता है। एक X और Y तो होता है एक पुरुष में, और X और X होता है ये महिला में, 23वां जोड़ा। और इनको कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम्स। क्यों? क्योंकि ये सेक्स यानी लिंग निर्धारित करते हैं कि लड़का होना है या लड़की होनी है। इन्हें कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स ये लिंग कैसे निर्धारित करते हैं? देखिए अगर मेल का ये होता है एक मेल का यानी पुरुष का, और ये है एक फीमेल का X और X, तो अगर पुरुष का X और फीमेल का भी X मिल जाता है तो उस टाइम पे जन्म होता है एक लड़की का, गर्ल का। और पुरुष का Y और फीमेल का X मिल जाता है तो उस टाइम पे लड़के का जन्म होता है। तो जो
लिंग का निर्धारण है वो किसके क्रोमोसोम्स करते हैं एक्चुअल में, क्योंकि फीमेल में तो एक्स और एक्स ही होते हैं, तो वो एक पुरुष के जो गुणसूत्र होते हैं वो निर्धारित करते हैं, वाई जो गुणसूत्र होता है वो निर्धारित करता है। तो ये भी एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि जो एक लड़के के गुणसूत्रों की संख्या 23वें जोड़े के गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, तो एक लड़का जो होगा उसकी एक्स और वाई होगी, और जो लड़की होगी उसकी एक्स और एक्स होगी। तो साथियों ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रजनन तंत्र के बारे में अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। होप यू वुड लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन सब्सक्राइब इट टू योर मैक्सिमम फ्रेंड। अगेन आई रिक्वेस्ट यू द सेम, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग, बी नॉलेजेबल। थैंक यू वेरी मच।